Hello everyone. Hello everyone. So today we will discuss about the second video for the discussion of CBSE syllabus. So हम देखेंगे अभी यहाँ पे हमारे पास हमने कल जो डिस्कस किया था दैट वाज योर सॉलिड एंड सॉल्यूशन स्टेट, बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे अभी दैट विल बी योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स. तो उसके दो चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उसमें कैसे आपको उनको प्रिपेयर करना है. सो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और सो फर्स्ट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शंस. सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब आप एनसीईआरटी की 2-3 पेजेस पहले देखते हो तो वहाँ पे आपको सिंपल जस्ट रिएक्शंस बताई हुई है. रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जो हम सिंपली जो हम +1 में पढ़ चुके हुए होते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है वो थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास है ईएमएफ ऑफ द सेल. सो ईएमएफ ऑफ द सेल आप लगा के चलो, या तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल, मतलब उसमें से कंफर्म्ड आना है आपको ईएमएफ का क्वेश्चन जो एक. नेक्स्ट हमारे पास पहले मैं आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ. सबसे पहले आप देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन. सो नर्नेस्ट इक्वेशन को आप देख के अगर चलोगे तो यहाँ से आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. यहाँ से नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आपको कंफर्म्ड है आएगा ही आएगा. मतलब देखिए आपके पास नर्नेस्ट इक्वेशन में जैसे एनोड है, कैथोड है, एनोड अबव जाएगा या कैथोड डाउन जाएगा, एनोड किसको लेना है, कैथोड किसको लेना है. तो उससे पहले आपको वो रिडॉक्स रिएक्शंस में कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये चीज़ अगर आप लोग क्लियर कर पाओगे देन ओनली यू कैन शिफ्ट टू द नर्नेस्ट इक्वेशन. सो नर्नेस्ट इक्वेशन में आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पे आपको जब लॉग की वैल्यूज़ या एंटी लॉग सॉल्व करने होते हैं देन काइंडली बी वेरी केयरफुल फॉर दैट, बिकॉज अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो ये न्यूमेरिकल विल डेफिनेटली गोइंग टू बी इनकम्प्लीट ब्लैंक सिचुएशन. सो नर्नेस्ट इक्वेशन में आप देखोगे यहाँ पे कि नर्नेस्ट इक्वेशन है. नर्नेस्ट इक्वेशन के बाद उसके बाद आपके पास आता है गिब्स एनर्जी के साथ, एंड वो सबसे ज़्यादा ही इजी, मतलब मोस्ट ईजीएस्ट पोर्शन है इस चैप्टर का. आपके पास वो जो आपके पास आप निकालते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई नॉट ऑफ द सेल, वो वाला जो एक आपका फार्मूला है वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. उस फार्मूला का 2 मार्क क्वेश्चन या आपके पास सब्जेक्टिव में, मतलब सब्जेक्टिव में आने के चांसेस है, बट न्यूमेरिकल उसका कंफर्म्ड है. यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि एक न्यूमेरिकल आपके पास गिव्स एनर्जी का और एक न्यूमेरिकल आपके पास नर्नेस्ट इक्वेशन का. दीज आर 2 कंफर्म्ड न्यूमेरिकल्स, मतलब 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनने ही बनने हैं. चाहे वो जैसे आपके पास 3 सेट आते हैं तो किसी ना किसी सेट में मतलब आए हुए होंगे. तीनों ही सेट में आप लगा के चलो कि नर्नेस्ट का क्वेश्चन तो आना ही आना है. ठीक है, गिव्स वाला किसी 2 में आ सकता है या तीनों में भी आ सकता है. नेक्स्ट हमारे पास हम देखें यहाँ पे कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, देयर वेरिएशन, कॉलरिच लॉज. ओके, सो यहाँ पे आप जो आपके पास एनसीईआरटी में एक ग्राफ भी बना हुआ है एसिटिक एसिड और HCl का, that the variation of conductance and molar conductance with concentration, how they show variation with these things. तो वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ग्राफ आपको एज इट इज़ ही याद होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड में ग्राफ कैसे जा रहा है, वीक एसिड में ग्राफ कैसे जा रहा है, आपके पास किस में हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, किस में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो वो आपके पास 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है. और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इनके फॉर्मूलाज, इनके डेफिनेशंस, यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर फॉर दैट थिंग्स. एंड नेक्स्ट आपके पास है कॉलरिच लॉज. तो कॉलरिच लॉ का एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म्ड है ना, ये MCQs में आ सकता है आपके पास. जो आपके पास जैसे आप वहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं, या आप लैम्डा की वैल्यूज़ से कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशंस की वैल्यू. तो ये जो आपके पास 3 टॉपिक्स हैं यहाँ से न्यूमेरिकल. थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है आपके पास वो जो स्पेसिफिक या मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन है वहाँ से आपके पास एक यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है. बाकी जो आपके पास डेल्टा जी का क्वेश्चन है या रिलेशंस का क्वेश्चन है, नर्नेस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये आपके पास MCQs पर कैसे आएंगे. आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी हुई, आपको उसकी नर्नेस्ट फॉर्म बतानी पड़ेगी. तो ध्यान रखना कि नर्नेस्ट फॉर्म आप तभी लिख पाओगे व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट द एलिमेंट विच इज़ गोइंग टू ऑक्सीडाइज और द एलिमेंट विच इज़ गोइंग टू रिड्यूस. तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है.
इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आपको कोई ज़्यादा नहीं आने वाला है। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या क्या बन रहा है, एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन सा जाएगा, तो ये सिंपल है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट दैट इज़ योर केमिकल काइनेटिक्स। एंड अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में देखो तो केमिकल काइनेटिक्स में आपके पास फर्स्ट आपके पास आ जाता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। मैं आपको बोलूँगी कि इसका जो डिफरेंस है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एवरेज रेट में सिंपल आपको ध्यान रखना है कि आप अगर सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बात करें, फॉर एग्जांपल हम एक किसी भी राउंड अबाउट से या एक चौंक से दूसरे चौंक तक जा रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, तो उसमें जब हम एवरेज देखेंगे कि हमें इस पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, दैट विल बी कॉल्ड एज एवरेज। फॉर एग्जांपल अब हम हर एक सेकंड के बाद अपना देख रहे हैं कि अगर हम एक मतलब जैसे हमने फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमारे फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें बीच में 10 स्टॉपेज है, तो हम अगर हर स्टॉपेज पे अपना टाइम नोट करते जा रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस। और अगर हम फर्स्ट से लेके सिर्फ लास्ट तक अपना टाइम देखते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज। आपको इंस्टेंटेनियस और एवरेज का जो ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, that is really important. You must be able to identify that what is the difference between delta and what is the difference between the del. So कि अगर आपके पास एवरेज है तो आपको डेल्टा लेना है, डेल लेना है तो आपको कब लेना है वो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शंस में। आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर। सो ज़ीरो ऑर्डर में आपको चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, मोस्टली ही क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का आता है। फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास कई बार वो हमारे पास दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का है, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं। वो कोई पेड़ है जिसका बहुत पुराना हमें ट्री लॉग मिलता है, तो उससे हम उसकी एज निकाल रहे होते हैं। सो आपके पास ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन कम टू द ज़ीरो ऑर्डर। देखिए अब ज़ीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उनकी के की वैल्यू, दैट इज़ रेट कांस्टेंट, एंड देन उनका जो टाइम निकालना है कंप्लीट रिएक्शन के लिए। ओके, एंड देन आपके पास आ जाता है इनकी हाफ लाइफ निकालना। तो हाफ लाइफ में आप देखोगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का जो हमारे पास एग्जांपल है या हमारे पास जो इसका इक्वेशन है वो अलग है, ज़ीरो ऑर्डर का अलग है। अब आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान क्या रखनी है चीज़ कि अगर आपके पास हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है तो हाफ लाइफ में आपके पास वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि अगर कंसंट्रेशन का इफेक्ट फर्स्ट ऑर्डर में क्या पड़ता है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट ज़ीरो ऑर्डर में क्या पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि आपको अगर वो आपके पास जो एक फार्मूला बन के आ रहा हो तो उस फार्मूला का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है आपके पास। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज MCQs, assertion reasons, they are going to come from these questions only. Okay, next आपके पास है factors affecting the rate of reaction, concentration, temperature, catalyst, order and molecularity. So देखिए catalyst, temperature and concentration का इनका subjective question डेफिनेटली बनेगा, बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आप सोचोगे कि फैक्टर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, वो नहीं आएगा। वो आपको क्वेश्चन या तो वो सिचुएशन बेस्ड देंगे या आपको वो असर्शन रीजन्स में इसको क्रिएट करेंगे। ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, किसकी यूनिट्स होती हैं किसकी यूनिट्स नहीं होती हैं, कौन सी जो है वो आपके पास फ्रैक्शंस में जाता है, कौन फ्रैक्शंस में नहीं जाता है। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, किसी भी रिएक्शन का हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कोई भी आप जैसे आपके पास एनसीईआरटी में फर्स्ट 3-4 पेजेस में दे रखा हुआ उन्होंने कि रेट लॉ कैसे लिखनी है। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर, न्यूमेरिकल तो देखो आपके पास आएगा ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में से, या तो कंप्लीट उसका टाइम निकालना या उसका रेट कांस्टेंट निकालना या उसका हाफ लाइफ निकालना। ओके, आफ्टरवर्ड्स एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने लेट्स सपोज एक किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स कम कर दी या 4 टाइम्स ज़्यादा कर दी, या हमने दोनों की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी, तो उससे हमारे रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो कंसंट्रेशन का जो मैं आपके साथ बात कर रही थी यहाँ पे, सो कंसंट्रेशन में देखिए आपके पास ये पॉइंट बनेगा कि अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो तो रेट कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ट्राई टू सॉल्व देम।
सो उससे आप ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में ज़ीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट इक्वेशंस हैं, हाफ लाइफ निकालना और जो कंसंट्रेशन वाले हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल बनते हैं जहाँ से। और जो बाकी आपके पॉइंट्स बच गए हैं ये आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, कंडीशन बेस भी दे सकते हैं, बिकॉज अगर जो इस वक्त का सैम्पल पेपर है उसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करती जाऊँगी धीरे धीरे।